चलो तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में अध्ययन करेंगे जी? आज रिप्रोडक्शन यूनिट में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में देखे थे? स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, ठीक है। और एंड्रोसियम में भी प्रॉपर किसका स्ट्रक्चर चल रहा था? आपका स्टेमन का। स्टेमन का कितना पार्ट था? 3 पार्ट। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है, स्ट्रक्चर का कितना पार्ट है, सॉरी स्टेमन का कितना पार्ट है बोला था मैं तो आप लोगों को? 3 पार्ट। क्लियर है ना। सबसे पहला पार्ट होता है क्या? आपका फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव। और उसके बाद क्या है? एंथर। फिलामेंट जो रहता है थैलेमस से जो दूर रहता है, ठीक है ना, थैलेमस से जो क्या रहता है आपका दूर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। और जो पास रहता है उसको प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड जो रहता है वही जुड़ा रहता है किससे? आपसे कनेक्टिव के माध्यम से, एंथर से। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़े? एंथर। याद है कि नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो था, ध्यान से समझना, कैसे बताया? ये क्या रहता है? बाइलोब्ड रहता है। क्या रहता है? बाइलोब्ड रहता है। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रहता है जो इसको कितने थीका में डिवाइड करता है? 2 थीका में। बाइलोब्ड है तो टोटल कितना थीका बन जाएगा? 4। हर एक थीका को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और टोटल कितना थीका हो गया? 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। याद आया यहाँ तक? उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, ठीक है। मैं क्या बोला था कि एंथर जो रहता है पोलन ग्रेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। यदि पोलन ग्रेन उसमें उपस्थित है तो उसको बोलते हैं मैच्योर एंथर। और यदि पोलन ग्रेन क्या है? अनुपस्थित है, मतलब शुरुआती अवस्था, तो उसको क्या बोलते हैं? यंग एंथर। यंग एंथर जो रहता है उसमें कितना लेयर रहता है? 4 लेयर। कितना लेयर? 4 लेयर, ठीक है ना। सबसे पहले जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो रहता है पेरेन्काइमा कोशिका का बना रहता है और क्या काम करता है? सुरक्षात्मक परत का काम करता है। उसके बाद दूसरा रहता है आपका क्या? एंडोथीसियम। दूसरा लेयर क्या होता है? एंडोथीसियम। एकल परती या एकल कोशिकी होता है, ऐसा बोला था। उसके बाद क्या बोला था? ध्यान दो, ये भी किसका बना रहता है? आपका पेरेन्काइमा का ही। इसमें अरी और आंतरिक भित्ति जो रहता है उसमें किसका जमा होता है? अल्फा सेलुलोज का, जो कि प्रस्फुटन के समय क्या करता है? मदद करता है। यही बोला था। उसके बाद तीसरा जो लेयर रहता है वो लेयर होता है आपका कौन सा? मिडल लेयर। कौन सा लेयर होता है? मिडल लेयर। मिडल लेयर जो रहता है पेरेन्काइमा कोशिका का बना रहता है और ये बोला था 2 से 3 स्तर रहता है। कितना स्तर रहता है? 2 से 3 स्तर या 2 से 3 लेयर रहता है। और किसका संग्रह करता है? भोजन का। किसका? भोजन का। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो चौथा लेयर है, ठीक है ना, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को घेरे रहता है, क्लियर है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं टेपेटम, जो कि द्विकेंद्र की या क्या होता है? बहुकेंद्र की होता है। याद आया कि नहीं? ठीक है। और इसका क्या क्या काम है? सबसे पहला जो आपका पोलन मदर सेल बनेगा या स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको क्या देना? पोषण प्रदान करना। दूसरा कौन सा प्रोटीन का निर्माण करना? यूबिश्य प्रोटीन का, जो कि परागकण का जो स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर में एक्साइन वाला पार्ट रहता है, जो डिजाइन बनाएगा स्कल्पचर, उसका क्या करता है? वो निर्माण करता है। उसके बाद एक एंजाइम क्या है आपका? कैलोज एंजाइम, उसका भी क्या करता है? वो स्त्रवण करता है। क्लियर है कि नहीं? और सबसे लास्ट में चौथा चीज क्या बोला था? पोलन किट का क्या करता है? ये निर्माण करता है। टेपेटम का कितना कार्य हो गया? 4। पेपर में आता है ना टेपेटम क्या है, इसके कार्य लिखिए करके, ठीक है। तो ये सब लिखना। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे आंतरिक स्तर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहता है वो 2n होता है। इसी में समसूत्री विभाजन होता है और किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। यहाँ तक क्लियर है? और पोलन मदर सेल ही इन फ्यूचर क्या करके? मियोसिस करके किसका निर्माण करता है? माइक्रोस्पोर का। किसका? माइक्रोस्पोर का। और माइक्रोस्पोर से ही क्या बनता है आपका? पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। यहाँ तक क्लियर था कि नहीं? ठीक है। तो टोटल हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया आप किसका? यंग एंथर का। उसके बाद मैच्योर एंथर रहता था। मैच्योर एंथर में टेपेटम पाया जाता है क्या? नहीं। ठीक है। मिडल लेयर पाया जाता है क्या? नहीं। केवल और केवल क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस और एंडोथेसियम। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया था? ठीक है। हम लोग का पेपर में आएगा तो हम लोग किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? यंग की, मैच्योर का, यंग एंथर का। किसका? यंग एंथर का। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देख लिया। अब समझना हम लोग को पढ़ना है कि ये जो तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण कैसे होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो रहता है वह माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे करता है, और जो माइक्रोस्पोर रहता है उससे परागकण, जिसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, उसका निर्माण कैसे होता है। मतलब हम लोग कुल मिलाकर के पादप में जो नर युग्मक का कैसे निर्माण होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। चूंकि गैमेट का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या नाम है? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से किसका निर्माण होगा? परागकण का।
तो वो जो परागकण है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ये 2 टॉपिक आज कवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो, हम लोग को पढ़ने वाले क्या है, ध्यान देना, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है क्या, एक मिनट ना, ठीक, चल ध्यान दो। आज हम लोग का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ध्यान दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस जो आपका क्या है, टिश्यू है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किसका निर्माण करता है, आपका क्या बोलना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल का। किसका, मेगास्पोर मदर सेल का, या इसी का हम लोग, सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, या इसी का हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। और ये जो पॉलन मदर सेल रहता है ये निर्माण करता है किसका, माइक्रोस्पोर का। किसका निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का। और ये जो माइक्रोस्पोर रहता है इससे किसका निर्माण होता है, आपका पॉलन ग्रेन का। किसका निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का। ये आपका जो स्पोरोजेनस टिश्यू रहता है ना वो 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये भी क्या होता है आपका 2n, मतलब ये से ये बना हो तो ये, मतलब ध्यान देना ना, स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या हो रहा है, पॉलन मदर सेल बन रहा है, तो यहाँ पास होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और जब ये पॉलन मदर सेल है इससे किसका निर्माण हो रहा है, आपका माइक्रोस्पोर, जो कि n होता है। क्या होता है, n, क्लियर है। तो ये होता है यहाँ पास कौन सा, आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो माइक्रोस्पोर है यही आगे डेवलप होकर के किसका निर्माण करता है, पॉलन ग्रेन या परागकण का। इसका निर्माण करता है परागकण का। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पॉलन ग्रेन का क्या कर रहे हैं, आपका निर्माण कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो परिभाषा क्या दोगे, ध्यान से समझना। स्पोरोजेनस टिश्यू से या पॉलन मदर सेल से, स्पोरोजेनस टिश्यू या पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया को ही, पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु बोलते हैं किसको, माइक्रोस्पोर को। किसको, माइक्रोस्पोर को। माइक्रो मतलब छोटा, लघु, क्लियर ना, स्पोर मतलब बीजाणु। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना वो 2 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में, 2 चरण में, क्लियर है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में, क्लियर है। सबसे पहले होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का निर्माण, जेनेसिस मतलब निर्माण करना, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर का निर्माण ये पहला पार्ट है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक का, ठीक है। ये क्या है आपका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है, माइक्रोस्पोर से किसका निर्माण होना, पॉलन ग्रेन का। किसका निर्माण होना, पॉलन ग्रेन का। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, क्लियर है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कितने स्टेप में पूरा होता है, 2 स्टेप में। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही है, यानी कि माइक्रोस्पोर का क्या होना, निर्माण। और उसके बाद माइक्रोस्पोर से किसका निर्माण होना, परागकण का निर्माण होना। किसका निर्माण होना, परागकण का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, क्लियर है। फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, यहाँ तक क्लियर है। अब वो जो पॉलन ग्रेन बनेगा उसका हम लोग फिर लास्ट में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। शुरुआत करें क्या, शुरुआत करें, चल ध्यान से समझना। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कितने पार्ट में कंप्लीट होता है बोला हूँ मैं, 2। और पहला पार्ट ही है क्या आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। असल में क्या होता है आप लोगों को याद होगा, अभी क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। हम लोग क्या बनाए थे, ये ऐसा था आपका क्या, टैपेटम। एक मिनट रुको ना, ध्यान देना, ठीक। ये क्या था आपका, टैपेटम था। क्या है ये, टैपेटम। याद आ रहा है कि नहीं, सबसे लास्ट में चौथा लेयर टैपेटम। और अंदर में क्या है, ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, एक एक पार्ट क्लियर करना। जहाँ पास समझ नहीं आएगा तुरंत मेरे को बताना,
क्लियर है। ये यहाँ पास क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। लिख दूँ क्या मैं, ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये बाहर में ये जो लेयर है वो कौन सा है आपका, टैपेटम, टैपेटम। यहाँ तक क्लियर है। ये जो आपका ध्यान से समझना, ये जो कोशिका है स्पोरोजिनस टिश्यू, ऐसे बना रहा हूँ ना, कोशिकाओं का समूह है। ये क्या है, कोशिकाओं का समूह। और ये आपस में कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्लियर है ना। एक कोशिका दूसरे कोशिका से बातचीत किसके माध्यम से करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ध्यान देना, ये क्या है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ये क्या है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है वो कैसे रहता है, 2n होता है। क्या होता है आपका, 2n प्रकृति का। अब ध्यान से समझना, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है ना, ये जो आपका क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करता है। और समसूत्री विभाजन द्वारा निर्माण करता है किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी जो माइक्रोस्पोर की मम्मी है उन कोशिकाओं का। क्लियर है, ऐसे करके। या इसी को पोलेन ग्रेन बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, पोलेन मदर सेल। क्या बोलेंगे, पोलेन मदर सेल। हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे, 99% PMC, पोलेन मदर सेल। क्योंकि ना MMC बोलोगे तो मेगा स्पोर भी आ सकता है, माइक्रो स्पोर भी आ सकता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग अक्सर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, PMC। तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण कर देता है, PMC का। क्लियर है ना। पोलेन मदर सेल का क्या करता है, निर्माण कर देता है। यह आपका क्या, पोलेन मदर सेल, जो कि क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है, 2n। यहाँ तक क्लियर है। इनमें से कोई एक पोलेन मदर सेल है, कोई एक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें होगा आपका कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, टोटल 4। कितना, 4, 1 2 3 और ये 4। कितने कोशिकाओं का निर्माण हो गया आपका, 4। यहाँ तक क्लियर है। और ये चारों को हम लोग एक साथ बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। ये पोलेन मदर सेल है, ठीक है ना, ये इसी क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो किसका निर्माण करेगा, माइक्रोस्पोर का। कितना ठोक है माइक्रोस्पोर, 4। तो इसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। लघु बीजाणु चतुष्क, क्या बोलते हैं हिंदी में, लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन इंग्लिश नाम याद रखना है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड रहता है, इसके चारों ओर, माइक्रोस्पोर टेट्राड रहता है, इसके चारों ओर कैलोज का परत रहता है। किसका, कैलोज का। किसका परत रहता है, कैलोज का परत। और तुम लोगों को याद है, मैं एक टॉपिक बताया था, ये जो तुम्हारा टैपेटम रहता है वो कौन सा एंजाइम निकालता है, कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकालता है, कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम आता है, ध्यान से समझना, कौन सा एंजाइम आएगा अब, कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम, सॉरी ध्यान देना ना, कैलेज एंजाइम ए ऐसी है और ये O ऐसी है। क्लियर है ना। कैलोज का परत पाया जाता है और उसको विघटित कौन कर देता है, कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम। इस परत को क्या कर देगा, विघटित कर देगा। और ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये जो हमारे क्या हैं, माइक्रोस्पोर हैं, वो क्या हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री। और कोई एक माइक्रोस्पोर जो रहेगा वो इन फ्यूचर आगे जा करके किसका निर्माण करेगा, आपका पोलेन ग्रेन का। किसका निर्माण कर देगा, पोलेन ग्रेन का, ठीक है ना। किसका निर्माण करेगा, पोलेन ग्रेन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। या फिर ऐसे है, ये टोटल 4 है, तो चारों को ऐसे फ्री कर देते हैं ना, 1 2 3 और ये 4 हट गया परत। तो ये चारों फ्री हो गए। अब कोई भी एक जाएगा और किसका निर्माण करेगा, पोलेन ग्रेन का। हर एक सक्षम है किसका निर्माण करने का, पोलेन ग्रेन के निर्माण करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले लघु बीजाणु कैसे बनता है इसके बारे में देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे क्या, कि लघु बीजाणु से आपका परागकण कैसे बनता है। यहाँ तक क्लियर है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। मैं क्या बताया था कि जो यंग एंथर रहता है, यंग एंथर में सबसे लास्ट लेयर था क्या, टैपेटम। टैपेटम के अंदर क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहता है द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। मेरे शब्दों को ध्यान देना ना, ठीक है, मैं पूरा डायग्राम से शुक्रिया हूँ। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन द्वारा जुड़ा होता है। आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, पोलन मदर सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी क्या होता है आपका, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। इनमें से कोई एक पोलन मदर सेल जो रहता है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है, 4 माइक्रोस्पोर का। कितना, 4 माइक्रोस्पोर का, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। लघु बीजाणु चतुष्क लिखो, लघु बीजाणु चतुष्क। माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में कैलोस परत के द्वारा क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इनको टैपेटम द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम विघटित कर देता है, जिससे चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर रहता है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर है अब स्वतंत्र है किसका निर्माण करने के लिए, पोलन ग्रेन का निर्माण करने के लिए। क्लियर है। तो ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। ये जो पहला स्टेप है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे कि माइक्रोस्पोर से ये जो बना हुआ क्या है आपका, माइक्रोस्पोर है, इससे पोलन ग्रेन का यानी परागकण का निर्माण कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े, दूसरा पार्ट क्लियर करें क्या, ठीक है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं अब हम लोग, माइक्रोस्पोर 2 इसका पोलन ग्रेन। चलो शुरुआत करें। देखो असल में क्या होता है, हमारा जो एक माइक्रोस्पोर था, ठीक है ना, हमारा जो एक माइक्रोस्पोर था, तो यहाँ पास क्या होता है, ध्यान से समझना। माइक्रोस्पोर है तो इसमें क्या क्या अंदर आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है। क्या आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। केंद्रक कहाँ होता है, मेनली बीच में होता है, लेकिन यहाँ पास कौन आ जाता है आपका, वैक्यूल, रिक्तिका आ जाता है। रिक्तिका के आने से ये जो हमारा केंद्रक है वो कहाँ पास आ गया, यहाँ पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बीच में था वो थोड़ा धक्का आकर के कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये क्या है आपका माइक्रोस्पोर था, टोटल कितना था, 4। कोई एक को दिखा रहा हूँ मैं, सब में वैसे ही होता है। एक जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इसमें वैक्यूल आ गया। क्या आ गया, वैक्यूल आ गया। वैक्यूल जैसे ही आया, ध्यान समझना, वैक्यूल जैसे ही आया तो ये जो हमारा क्या था, केंद्रक था, वो थोड़ा सा क्या आ गया, साइड आ गया। अब इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन जी। और अभी क्या चल रहा है, समसूत्री विभाजन चल रहा है। अब क्या चल रहा है, समसूत्री विभाजन। माइक्रोस्पोर बनाने भस के लिए क्या चला है, अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या चल रहा है, समसूत्री विभाजन। कैरियोकाइनेसिस होगा, एक केंद्रक से कितना केंद्रक बनेगा आपका, 2। और यहाँ पास देखो, ध्यान से समझना ना, यहाँ पास, ठीक है, ये जो रहेगा ऐसा स्पिंडल फाइबर बनेगा। और यहाँ पास जो स्पिंडल फाइबर बनता है, याद करो मैं जब तुम लोगों को बताया था, उसका विभाजन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो देखो यहाँ पास रहेगा जी आपका डीएनए, और ऐसे उधर से ऊपर से और नीचे से आ रहा है, तो सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो रहा था, बोल रहा था सिमेट्रिक सेल डिवीजन हुआ बोला था। और याद करो मैं क्या बोला था कि मान लो ऐसा हुआ, यानी कि ये आपका क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम है, मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है ना, इधर से, समझ आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पास वैक्यूल आ गया। वैक्यूल आने के कारण जो आपका सेंट्रोसोम है या सेंट्रोमियर है, ध्यान से समझना, सेंट्रोमियर बोलो, हाँ, सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, वो इधर आ गया। और यहाँ पास से ऐसे इसको खींच रहे हैं, तो कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित होगा क्या, नहीं, असमान भागों में विभाजित होगा। किस में होगा, असमान भागों में। क्लियर है ना। तो ध्यान समझना, कितना केंद्रक बन जाएगा ये, इससे यहाँ पास होता है आपका एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। क्या होगा, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। किसके कारण ऐसा हो रहा है, असममित रूप से। किसके कारण हो रहा है, क्योंकि क्या आ गया आपका बीच में, वैक्यूल आ गया। क्या आ गया, वैक्यूल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना।
एक ही कोशिका है, लेकिन इसमें एक कोशिका जो रहेगा, ध्यान समझना, उसका केंद्रक थोड़ा सा बड़ा साइज का बन जाएगा, और एक कोशिका, दो केंद्रक बनेगा ना एक से, केंद्रक विभाजन के बाद की स्थिति बता रहा हूँ, और एक कोशिका जो रहेगा, सॉरी एक केंद्रक जो रहेगा वो परिधि के पास रहेगा और थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर है? ये जो है ध्यान देना, ये है आपका लार्ज साइज का न्यूक्लियस, लार्ज साइज का क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और एक ऐसा है आपका स्मॉल साइज न्यूक्लियस है, क्या है, स्मॉल साइज न्यूक्लियस। क्लियर है? ये जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ पास बना है उसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटिव न्यूक्लियस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, जैसे ही केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक के चारों अब कौन सा विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका भित्ति वाला जी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप, ध्यान समझना, साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या होगा, ये दो भागों में तो बंटता है, चूंकि असमान रूप से विभाजित हो गया, तो यहाँ पास ये जो रहेगा ना, ध्यान देना, ये लार्ज साइज का बना है और ये स्मॉल साइज का। तो यहाँ पास जब कोशिका विभाजन होगा तो ऐसा स्पिंडल शेप का, कौन सा शेप का? स्पिंडल शेप का एक कोशिका बन जाएगा, जो कि इसके ऊपर तैर रहा है, ऐसा लग रहा है तुमको, ठीक है ना। ये इसका पूरा कोशिका द्रव्य है, किसका? इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसमें उसको क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्पिंडल शेप का दिख रहा है ना आपको सेल, जो कि तैरते हुए नजर आ रहा है हमको, इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। क्या बोल रहेंगे? जनरेटिव सेल। क्या बोलोगे? जनरेटिव सेल, जो कि कौन सा शेप का है? स्पिंडल। कौन सा शेप का है? स्पिंडल शेप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक तो हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और एक हो गया आपका जनरेटिव सेल। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? परिपक्व परागकण। क्या बोलेंगे? परिपक्व परागकण, जो कि कितने सेल स्टेज में है? 2 सेल स्टेज में है। यानी कि एक परागकण में कितना सेल होता है जी तुम्हारा? 2 सेल। कितना होता है? 2 सेल। 60% एंजियोस्पर्म जो है, 60% जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्त बीजी पादप, उनमें जब परागकण जो निकलता है, परागण का प्रक्रिया जब होता है, तो इसी अवस्था 2 सेल स्टेज में क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है ना। 2 सेल स्टेज में ही क्या होता है? परागण की प्रक्रिया होती है, मतलब उसका जो प्रस्फुटन होता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि यंग एंथर है, यंग एंथर के अंदर क्या बनता है? ये 2 सेल स्टेज जब आएगा तो 60% जितना भी एंजियोस्पर्म है, मतलब टोटल जितने भी प्लांट हैं पुष्प धारण करने वाले, 100 पुष्प पौधे हैं, मान लो पुष्प धारण करने वाले, तो 60 पौधे कौन से अवस्था में अपना परागकण को रिलीज करते हैं? 2 सेल स्टेज में। कितना? 2 सेल। और बाकी जो बचे हुए हैं कितना परसेंट? 40%। बाकी जो आपके क्या है? 40% है ना, वो क्या करते हैं? 3 सेल स्टेज में। कितने स्टेज में? 3 सेल स्टेज में, ठीक है, परागकण को मुक्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर? समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पहला स्टेप पढ़े हैं क्या? माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होता है, वो कंप्लीट किया। अब ये जो माइक्रोस्पोर था, ध्यान समझो, माइक्रोस्पोर था, उसमें वैक्यूल आया, वैक्यूल आने के कारण जो केंद्रक था वो क्या हो गया? बीच सेंट्रल से हट करके थोड़ा सा इस साइड आ गया, जिसके कारण यहाँ पास हो गया क्या? असम्मित रूप से सेल डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक हुआ क्या आपका सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर ना? एसिमेट्रिक सेल डिवीजन जब हुआ, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में, तो एक बड़ा केंद्रक और एक तुम्हारा छोटा केंद्रक। जो बड़ा केंद्रक है उसको बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो छोटा केंद्रक है जो कि परिधि की ओर है, किधर है? जो परिधि की ओर, ये परिधि है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? जो परिधि की ओर रहता है, वृत्त की परिधि जैसे बोलते हो रे, ठीक है ना। तो जो भित्ति की ओर है, कोशिका भित्ति परिधि की ओर है, उसको बोल रहे हैं क्या हम लोग? जनरेटिव सेल। साइटोकाइनेसिस हुआ, वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा है और जनरेटिव सेल जो है स्पिंडल शेप का साइटोकाइनेसिस द्वारा बन जाता है। क्लियर है ना? और ये जो जनरेटिव सेल है ना, यही फॉर्मेशन करेगा किसका? आपका मेल गेमिट का। किसका फॉर्मेशन करेगा? मेल गेमिट का। किसका फॉर्मेशन करता है? मेल गेमिट का। मेल गेमिट का फॉर्मेशन करता है कौन? आपका जनरेटिव सेल। कौन? जनरेटिव सेल। और ये जो वेजिटेटिव सेल होता है
वो फॉर्मेशन करता है पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है ना? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, मतलब एक परिपक्व परागकण मान लो तुमको बनाना है। मान लो हमको एक क्या बनाना है, परिपक्व परागकण। ठीक है, परागकण। तो हमको चाहिए एक अर्धसूत्री विभाजन, क्या चाहिए, एक अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन। क्या बनाना चाहिए, समसूत्री विभाजन। लेकिन मान लो हमको एक क्या चाहिए, मेल गेमिटोफाइट चाहिए, ठीक है ना, या मेल गेमिट चाहिए। हमको चाहिए मेल गेमिट, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो उसके लिए हमको चाहिए एक अर्धसूत्री विभाजन, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, यानी कि 2 समसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। क्लियर है ना? ये हमेशा याद रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पास देखो एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। देखो यहाँ पास एक अर्धसूत्री विभाजन का ज़रूरत है, एक अर्धसूत्री, और दूसरा यहाँ पास एक क्या हुआ है, समसूत्री। क्लियर है? तब जाकर के आपका ये बना। और उसके बाद मान लो मेरे को और परिपक्व चाहिए, तो क्या चाहिए, एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री। क्लियर है? ये वर्ड याद रखना। 60% एंजियोस्पर्म कौन से स्टेज में परागण करते हैं, 2 सेल स्टेज। कौन से स्टेज में, 2 सेल। और बाकी बचे हुए 40% किस में, 3 सेल स्टेज में। क्लियर ना? और रिजनरेटिव सेल में ही 2 मेल गेमिट का निर्माण होगा। कितने का, 2 मेल गेमिट का। कितना, 2 मेल गेमिट। यानी कि यहाँ पास एक मेल गेमिट हुआ, फिर मान लो एक और मेल गेमिट का निर्माण होगा, तो 2 समसूत्री विभाजन हो जाएगा ना। वो समझ आ रहा है कि नहीं? ये प्रॉपर कैपेबल नहीं है कि जा करके ओव्यूल है उसको परागित कर सके। समझ रहे हो कि नहीं? ये परिपक्व परागकण जरूर है, 60% पादप में हो जाता है, तो हम लोग इसी को समझ लेते हैं। लेकिन और जो प्रॉपर परिपक्व है उसमें कितना सेल स्टेज आता है, 3 सेल। और उसके लिए एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। लेकिन 60% में केवल एक मियोसिस और एक माइटोसिस। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो हम लोग पोलन ग्रेन बनाया था, ये वाला, इसका प्रॉपर अब स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, यानी कि एक परिपक्व परागकण की संरचना देखते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ गया है कि नहीं? तो हमारा जो पहला टॉपिक था आज का, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है। यानी पहले माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ आपका क्या, पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। और क्लियर है ना? देखो शुरुआत करूँ मैं, ध्यान से समझना। परागकण जो रहता है, ध्यान समझना। चलो शुरुआत करते हैं भाई। ये एक या तो गोलाकार होगा या तो अंडाकार होगा। मैं गोलाकार बना रहा हूँ। क्लियर है ना? हम लोग एक परिपक्व परागकण का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और एक ऐसा है बोल रहा हूँ मैं, गोलाकार है बोल रहा हूँ। ये देखो, ठीक, ये बन गया। अब ध्यान से समझना, ये एक हमारा क्या है, परिपक्व परागकण। अच्छा, इसका जो व्यास रहता है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक। यहाँ तक क्लियर है? कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना, इसके सबसे बाहर में, ठीक है ना, युभिष्य प्रोटीन जो रहता है, जो कि किससे निकलता था आपका, याद करो, किससे निकलता था, टैपेटम से। किससे, टैपेटम से। वो मदद करेगा क्या बनाने में, एग्जाइन बनाने में। यहाँ पास एक संरचना बनता है, एक मिनट को, ठीक है, यहाँ पास एक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एग्जाइन। ये ऐसा इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाइन। क्या बोलते हैं, एग्जाइन। और ये जो एग्जाइन रहता है, जिस केमिकल से बना रहता है, उस केमिकल का नाम मोस्ट टाइम पे, और वही बार बार आता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किससे बना रहता है, स्पोरोपोलेनिन से। क्लियर है ना? जिस केमिकल से ये निर्माण हुआ रहता है क्या तुम्हारा, एग्जाइन, वो किससे बना रहता है, स्पोरोपोलेनिन। आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया गया, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया गया जो इस स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, नष्ट कर सके। क्लियर है ना? ये जो परागकण है इसको सुरक्षित करके रखना है हमको।
ठीक है। अब ये ताप द्वारा, हवा द्वारा, समझ रहे हो कि नहीं, या कोई रसायन द्वारा क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता था। तो क्या हुआ, प्रकृति इसको क्या वरदान दिया कि इसके चारों ओर एक ऐसा आवरण बना दिया जो कि इसका, ध्यान समझना, जो कि इसका ताप से, ठीक है ना, वायु से, ठीक है, रसायन से क्या करता है, बचाव करता है। आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके। इसी कारण तुम लोग देखना परागकण जो रहता है लंबे टाइम तक रह सकता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। सबसे पहले क्या बता दिया, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, अपघटित कर सके। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा आपका लेयर होता है एक्साइन के बाद, वो होता है आपका क्या, इंटाइन। क्या होता है, इंटाइन। ध्यान देना, ये आपका पहला लेयर हो गया एक्साइन। एक्साइन के बाद जो दूसरा लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटाइन। ये जो ये कलर वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटाइन। एक्साइन हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। इसको बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल। इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः चोल। क्या बोलेंगे, अंतः चोल। चोला पहनकर निकल गया ऐसे करके बोलते हो ना, ठीक है, वस्त्र, तो बाह्य चोल, और ये क्या है, अंतः चोल, इंटाइन। क्लियर है। इंटाइन जो रहता है किसका बना रहता है, पेक्टिन व सेल्यूलोज का, पेक्टिन व सेल्यूलोज का। मोस्ट एमपी है ना, ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का हमेशा आता है। एक्साइन किसका बना रहता है, इंटाइन किसका बना रहता है। क्लियर है ना। एक्साइन जो रहता है किसका बना रहता है, स्पोरोपोलिनिन का, और इंटाइन किसका बना रहता है, आपका पेक्टिन व सेल्यूलोज का। किसका, पेक्टिन और सेल्यूलोज का। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो लेयर है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये जो अंदर में लेयर है, ठीक है ना, चलो देखते हैं। इसके बाद चलो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। एक मिनट ना, ध्यान दो, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। सबसे बाहर में जो था इसको क्या बोला मैं, एक्साइन, जो कि एक प्रकार का स्कल्पचर है, तुम्हारा डिजाइन जैसा दिख रहा है, स्कल्पचर है, डिजाइन है, ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन का बना रहता है, ताप, वायु, रसायन, जो भी तुम्हारा केमिकल वगैरह आएगा उससे बचाव करने का काम करता है। आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को अपघटित कर सके। दूसरा क्या बोला मैं, एंटाइन, अंतःचोल बोलते हैं। अंदर का लेयर है एक्साइन के जस्ट बाद वाला, पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। किसका, पेक्टिन व सेल्यूलोज का। तीसरा जो लेयर रहता है जो आपको कौन से कलर का दिख रहा है, ये बैगनी कलर का, ये वाला, समझ आया, क्लियर है ना, ये वाला। ठीक है ना, ये होता है आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद मैं तुम लोग को क्या बताया था कि इसमें कितने प्रकार का न्यूक्लियस रहता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक जो न्यूक्लियस है जो कि बड़ा रहता है थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा जो रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। देखो ये इस टाइप का एक सेल बनता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलूँगा मैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस, ये जो सेल है, जनरेटिव न्यूक्लियस वाला जो सेल है, जो कि कौन सा शेप का है, स्पिंडल शेप का, उसको क्या बोलूँगा, जनरेटिव सेल बोलूँगा मैं। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल।
और ये वाला जो है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, चलो बताओ, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव सेल। ये तो न्यूक्लियस हो गया ना। और ये पूरा का पूरा जो पूरा येलो कलर से आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मैं शॉर्ट में वीसी करके लिखूंगा हमेशा, और इसको क्या लिखूंगा, जीसी। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। और ये इसमें टोटली ये क्या है, पूरा भोज्य पदार्थ संग्रह है ना। ये जो पूरा येलो कलर से आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका फूड है ना, भोज्य पदार्थ है। पूरा का पूरा क्या है, भोज्य पदार्थ। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका जो ध्यान से समझना, ये जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, ये इन फ्यूचर पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, पोलन ट्यूब का। वर्ड याद रखना, किसका निर्माण करेगा, पोलन ट्यूब का। और ये निर्माण करेगा किसका, मेल गेमिट का। किसका, मेल गेमिट का। एक और समसूत्री विभाजन होकर के। क्लियर है ना। तो यहाँ पास 2 मेल गेमिट बनेगा। कितना मेल गेमिट बनेगा, 2 मेल गेमिट। ठीक है ना। और एक क्या बनेगा, पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, मेल गेमिट। और वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्या, पोलन ग्रेन। क्या पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एक बार और देख लो भाई। अच्छा हाँ, एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, ध्यान दो। जहाँ पास, ध्यान समझना, जहाँ पास एग्जाइन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, जिस स्थान पर एग्जाइन नहीं पाया जाता, जैसे यहाँ पास नहीं पाया जा रहा है एग्जाइन, तो इस स्थान को ध्यान देना, जहाँ पास, ठीक है, जहाँ पास एग्जाइन नहीं पाया जा रहा है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मपूर। क्या बोलते हैं, जर्मपूर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जर्मपूर। और ये जो जर्मपूर रहता है, जैसे यहाँ पास ये एग्जाइन नहीं पाया गया इस जगह में, तो इस जगह क्या बोलूँगा मैं, जर्मपूर। और ये जो जर्मपूर रहता है, यहीं से ही किसका निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का। नहीं, पोलन ट्यूब यही पास से निकलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल से लगा हुआ है ना डायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जर्मपूर किसे कहते हैं, समझ आया? ठीक है, कि सतत लेयर रहता है किसका, आपका एग्जाइन का। और जिस जगह पर एग्जाइन नहीं पाया जाता उस जगह क्या बोलते हैं, जर्मपूर। क्या बोलते हैं, जर्मपूर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या, पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा कुछ जानकारी है, उसको हम लोग को फिर से बताना है ना। ये स्ट्रक्चर देखो एक बार, ठीक है, यहाँ पास स्ट्रक्चर में देखना। ठीक है, देखो सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एग्जाइन। ये जो बाहर का लेयर है डिजाइन वाला, इसको क्या बोल रहे हैं, एग्जाइन। और एग्जाइन जो रहता है किसका बना रहता है, बोलो मैं, स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना रहता है, स्पोरोपोलेनिन का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जहाँ जहाँ पास ये जो एग्जाइन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं जर्मपूर। क्या बोलते हैं, जर्मपूर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरा लेयर जो है वो है आपका क्या, इंटाइन लेयर। कौन सा लेयर, इंटाइन का। इंटाइन जो रहता है किसका बना रहता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज का। किसका बना रहता है, पैक्टिन व सेल्यूलोज का। ठीक है ना। मैं तुमको जनरेटिव सेल बनाता है ऐसे करके बोला था, याद रखना। पोलन ट्यूब को बनाता है कौन, इंटाइन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, पोलन ट्यूब का। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है? कौन तुम्हारा, इंटाइन। ठीक है, और ये देखो इंटाइन ये जस्ट है, तो यहीं पास से ऐसे बना देगा जर्मपूर। यहाँ तक क्लियर है कि जर्मपूर से मतलब किसका निर्माण कर देगा, पोलन ट्यूब का। उसके बाद जो तीसरा लेयर है ये वाला, ठीक है ना, ये है आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये जो पूरा बड़ा कोशिका है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जो न्यूक्लियस रहेगा उसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, ये अंदर में जो स्पिंडल शेप का इस टाइप से बनता है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस रहता है उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मटेरियल रिजर्व होकर के रखा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो आपका कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एक प्रकार से ध्यान से समझना, आप लोगों को कौन कौन सा अंतर याद रख सकते हो आप लोग, एक यंग एंथर में और दूसरा मैच्योर एंथर में।
एक अंतर ये हो गया यंग एंथर और मैच्योर एंथर। दूसरा अंतर आप लोगों को याद रखना है किसमें, ध्यान से समझना। दूसरा अंतर आपको याद रखना है एक्साइन में और इंटाइन में, एक्साइन में और इंटाइन में। यहाँ तक क्लियर है? एक्साइन में अंतर और एक इंटाइन में। और कौन सा अंतर आपका हो सकता है अच्छा खासा याद करने के लायक? अभी फ़िलहाल दो है। क्लियर है? ये दो अंतर याद करो पहले तो। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं क्या आप? ठीक है, कुछ ज़रूरी बातें देखते हैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। ठीक है ना। सबसे पहला एक टॉपिक चलता है पॉलन किट। पॉलन किट किसे कहते हैं? एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है। पॉलन किट किसे कहते हैं? ठीक है ना। जिस पादप में, ध्यान से समझना, जिन पादपों में कीट द्वारा परागण होता है, मतलब जो कीड़े रहते हैं, ठीक है ना, कीड़े रहते हैं वो परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो उनमें जो परागकण रहता है उसके चारों तरफ ऑयली एक लेयर पाया जाता है, तैली या परत पाया जाता है। क्लियर है ना? एक ऑयली लेयर पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान समझना, जो कि किसका बना रहता है? कैरोटीनाइट का बना रहता है, लिपिड और कैरोटीनाइट का। ध्यान समझना, कीटों द्वारा परागित होने वाले पादप के परागकण में एक तैलीय परत पाया जाता है। कैसा परत पाया जाता है? तैलीय परत। ठीक है ना। और ये जो तैलीय परत रहता है किसका किसका बना रहेगा? लिपिड का व कैरोटीनाइट, ठीक है ना, कैरेटिनाइट, लिपिड और कैरेटिनाइट का बना रहता है। ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन किट। क्या बोलते हैं? पॉलन किट। क्या बोलते हैं? पॉलन किट। ठीक है। पॉलन किट का क्या काम है? ठीक है ना। पॉलन किट का क्या काम है? जैसे ये पॉलन ग्रेन है, उसके ऊपर एक ऑयली लेयर पाया जाता है, बोल रहा हूँ मैं। तो इसका क्या काम है? सबसे पहला परागकण है उसको अल्ट्रावायलेट, सूर्य जो है उसका जो अल्ट्रावायलेट रेड्स आता है उससे बचाना। सबसे पहला काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेड्स से बचाना। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, परागकण को चिपकने में सहायता करना। तैलीय परत है, चिपचिपा रहेगा। ठीक है ना। पहला काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाना। पॉलन किट का पहला काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाना। दूसरा काम क्या बोला हूँ मैं तुमको? चिपकने में सहायता करना। ठीक है ना। चिपकने में क्या करना? सहायता प्रदान करना। चिपकने में क्या करना? सहायता प्रदान करना। यहाँ तक क्लियर है? और क्या है आपका? ये कौन सा कलर का रहता है? पीला रंग का। तो कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? ये आकर्षित। तो पॉलन किट का एक और काम क्या है? कीटों को क्या करना? आकर्षित करना। तो पॉलन किट किसे कहते हैं? समझ आया कि नहीं? कुछ परागकण होते हैं, परागकण के उस जो कीटों के द्वारा परागित होते हैं उनके चारों ओर तैलीय आवरण पाया जाता है जो कि लिपिड और कैरोटीनाइट का बना रहता है, जिसे पॉलन किट कहते हैं। इसका निम्न कार्य है, सबसे पहला अल्ट्रावायलेट रे से बचाना। दूसरा क्या बोला हूँ मैं? दूसरा, कीटों को चिपकने में सहायता करना। और तीसरा क्या बोला हूँ? हाँ, ठीक है, कीटों को क्या करना? आकर्षित करना। ठीक है। एक डायग्राम दिया है तुम्हारा पॉलिनिया का। किसका डायग्राम? पॉलिनिया का। इस टाइप से दिया है ना, ऐसा तो देख लेना। पॉलिनिया का डायग्राम इस टाइप से रहता है तुम्हारा। ठीक है ना। इसमें एक साथ तुम्हारा पेरेन्काइमल सेल का क्या दिखाई देता है? समूह दिखाई देता है। तो उसको ये रहता है क्या? आपका पॉलिनिया का स्ट्रक्चर आएगा नहीं, छोड़ दो। ठीक है। पॉलन किट क्या होता है? ये आता है। पॉलन किट क्या होता है? ये आता है, उसका कार्य आता है। हो गया वो कंप्लीट। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और जानना है तुम लोगों को, एक आएगा क्वेश्चन, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ठीक है ना। हमारे में सिलेबस में नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैलोट्रिपस में पाया जाता है। किसमें? कैलोट्रिपस में। किसमें पाया जाएगा? कैलोट्रिपस में। क्लियर है ना? अच्छा, जब मैं पॉलन ग्रेन का अध्ययन करता हूँ तो उसको बोलते हैं पॉलेनोलॉजी। पॉलन ग्रेन का अध्ययन, परागकण का अध्ययन, पॉलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? पॉलेनोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? परागकण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पॉलेनोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और 2-4 परिभाषा अच्छा चीज़ का जानते हैं। ठीक है। पॉलन एलर्जी किसे कहते हैं? ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन के कारण, ध्यान समझना, कुछ पॉलन ग्रेन के कारण लोगों को क्या होने लग जाता है? एलर्जी। जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्या होती है? अतिरंजित अनुक्रिया। बताया था ना मैं। ठीक है। अतिरंजित अनुक्रिया मतलब हाइपर रिस्पॉन्स एक प्रकार का। क्या है वो? हाइपर रिस्पॉन्स। क्लियर है ना? तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलन एलर्जी। क्या बोलते हैं? पॉलन एलर्जी। कुछ परागकण जो रहते हैं, ध्यान से समझना, वो हवा में होते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं।
क्लियर है ना। तो ऐसे परागकण जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे पॉलन एलर्जन। क्या बोलेंगे? पॉलन एलर्जन। क्या बोलेंगे? पॉलन एलर्जन। यहाँ तक क्लियर है। इसके कारण क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। क्लियर है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? जैसे पार्थेनियम नामक एक पादप था, गाजर घास बोलते हैं जिसको, गाजर घास, पार्थेनियम। पार्थेनियम कैसे? पार्थेनियम, पार्थ का नियम पार्थेनियम, गाजर घास बोलना आज से पार्थ को। क्लियर है? ध्यान देना इधर, ठीक है। तो पार्थेनियम जो पादप रहता है उसको गेहूं के साथ भारत में लाया गया था, यानी गेहूं के साथ आ गया था, ठीक है ना। हमारे देश में जब गेहूं का, ध्यान देना, ठीक है, गेहूं के बीज लाया गया तो उसके साथ गलती से क्या आ गया था? पार्थेनियम पादप का क्या आ गया था? आपका परागकण आ गया था, और उसके कारण लोगों को भयंकर एलर्जी हुआ था। क्लियर है ना। और बहुत सारे लोगों को होता ही है पॉलन ग्रेन के कारण एलर्जी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पॉलन एलर्जी किसे कहते हैं? जिसके कारण, जिस पॉलन के कारण होता है क्या? एलर्जी, उसको बोलेंगे पॉलन एलर्जन। क्या बोलेंगे? पॉलन एलर्जन। यहाँ तक क्लियर है। इसके कारण अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा टॉपिक देखो, ठीक है, इसी में ही पॉलन टैबलेट्स और सिरप। पॉलन ग्रेन का उपयोग टैबलेट बनाने में और सिरप बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण रहते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ पादप जो रहते हैं, ध्यान समझना, उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? पॉलन टैबलेट बनाने में, और क्या बनाने में? सिरप बनाने में। क्या बनाने में? सिरप, ठीक है ना। इसका उपयोग हम लोग फूड सप्लीमेंट के लिए करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फूड सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। यह खिलाड़ियों व घोड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अच्छा, पॉलन टैबलेट और सिरप का उपयोग कहाँ होता है? ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में इसका उपयोग ज़्यादा है, इंग्लैंड जैसे देशों में, पश्चिमी देशों में उपयोग। यहाँ तक क्लियर है। कुछ पॉलन ग्रेन्स का उपयोग हम टैबलेट व सिरप के रूप में करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में, जो कि खिलाड़ियों और घोड़ों की कार्य क्षमता में क्या करता है? वृद्धि। यह मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ? पश्चिमी देशों में। कहाँ? पश्चिमी देशों में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक होता है, एक और टॉपिक है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसे कि ये कोई प्लांट है, प्लांट का ये वाला पार्ट कौन सा है? पिस्टिल है, फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पास पॉलन ग्रेन आया, कौन आ गया? पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन जो है, ध्यान से समझना ना, पॉलन ग्रेन यहाँ पास किसका निर्माण करेगा? पॉलन ट्यूब का। किसका निर्माण करेगा? पॉलन ट्यूब, जो आगे अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो परागण के पश्चात कितने टाइम में, परागण के पश्चात कितने टाइम में ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है? कितना टाइम लगाता है पॉलन ट्यूब के निर्माण में? इसी को बोलते हैं वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब परागण के पश्चात वह अधिकतम समय जिसमें वह पॉलन ट्यूब का निर्माण करता हो। परागण के पश्चात वह अधिकतम समय, वह अधिकतम समय, वह अधिकतम समय जिसमें, ठीक है, पॉलन ट्यूब का निर्माण हो। क्या हो? निर्माण हो। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब परागकण आया, जैसे ही गिरा किसके ऊपर? फीमेल गैमेट के ऊपर, पिस्टिल के ऊपर या कार्पल के ऊपर। तो यहाँ पास ये जो परागकण है जितने टाइम में किसका निर्माण करेगा? पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन बनाने में, पॉलन ट्यूब बनाने में जितने टाइम का ये टाइम लेगा, उस टाइम को ही हम लोग बोलेंगे वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। कितने टाइम का होता है? ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है शॉर्ट टाइम वाइबिलिटी, और एक होता है आपका लॉन्ग टाइम वाइबिलिटी। एक होता है शॉर्ट टाइम वाइबिलिटी और एक होता है आपका लॉन्ग टाइम वाइबिलिटी। क्लियर है ना? जैसे कि गेहूं है और धान है, गेहूं और धान का जैसे ही परागकण गिरा, ठीक है ना, तो अराउंड 30 मिनट में वो पॉलन ट्यूब का निर्माण कर देगा। कितने मिनट में?
30 मिनट में, मात्र कितना मिनट लगाएगा, 30 मिनट। लेकिन ये जो है तुम्हारा जैसे सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, और कौन सा फैमिली है, फेबेएसी फैमिली है, कौन सा फैमिली, फेबेएसी, सोलेनेसी फैमिली है, फेबेएसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, रोजेसी, याद आ रहा है कि नहीं, फेबेएसी फैमिली, मटर कुल, सोलेनेसी धतूरा कुल, क्लियर है ना। रोजेसी तुम्हारा क्या है, गुलाब वगैरह रहता है जिसमें, ठीक है, नट्स वगैरह आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये लगाते हैं लॉन्ग टाइम, मतलब जैसे परागकण इसमें गिरा तो ये जो पॉलन ट्यूब बनाने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं ये फैमिली, क्लियर है ना। लेकिन तुम्हारा गेहूँ और धान है वो क्या लगाते हैं, कम टाइम लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, एक होता है नेमेक परिघटना, क्या होता है, नेमेक परिघटना, क्या होता है नेमेक परिघटना, ठीक है, एक मिनट ना, नेमेक परिघटना हाइसिंथियम पादप में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, नेमेक परिघटना क्या है। एक पादप होता है जिसका नाम है हाइसिंथियम, हाइसिंथियम, हाइसिंथियम पादप का जो परागकण होता है ना, परागकण दिखाई देता है कैसे, दिखाई देता है 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष जैसे, दिखाई देता है 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष जैसे, भ्रूणपोष जैसे, क्लियर है। मतलब कैसे, ये ऐसा रहता है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा हो गया, 4 देखो ऐसे, ये हो गया, और ये, अब इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोष, क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, भ्रूणकोष। ओव्यूल के अंदर पाया जाता है जो कि, तो देखो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7 कोशिका हो गया, 7 कोशिका कितना केंद्र रखा है, 7, बीच में एक और केंद्र रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे हो गया आपका 8 केंद्र के। ऐसा मान लो कोई परागकण दिखाई दे रहे हैं, परागकण ऐसा दिखाई नहीं देता ना, ये फीमेल के पार्ट का स्ट्रक्चर है, लेकिन मान लो परागकण ऐसा दिखाई दे रहा है और इसका खोज किया, इसमें किया था ये हाइसिंथियम पादप में, किसने किया था, नेमेक नामक वैज्ञानिक ने, किसने, नेमेक नामक वैज्ञानिक ने। इस कारण इस घटना को बोलते हैं, यानी कि ये हाइसिंथियम पादप में जो भ्रूणपोष परागकण पाया जाता है भ्रूणपोष के जैसे दिखाई देता है, इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेमेक परिघटना, क्या बोलते हैं, नेमेक परिघटना। अच्छा, एक और टॉपिक छोटा सा समझ लो, ठीक है, ठीक है। और एक है आपका, ध्यान देना, ये तो जान डाले नेमेक परिघटना। एक होता है आपका पोलन बैंक, पोलन बैंक, पोलन बैंक क्या होता है, आपका जो परागकण है ना, इस परागकण को हम लोग मान लो, ठीक है ना, क्रायो प्रिजर्व करके रखते हैं। क्रायो प्रिजर्व मतलब प्रिजर्वेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडे में, ठीक है, ठंडे में क्या करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। -196 डिग्री किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड है LN2 में संरक्षित करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना रहता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे बैंक को हम लोग बोलते हैं पोलन बैंक, क्या बोलेंगे, पोलन बैंक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था आपका, ठीक है, कौन सा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, वो कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही साथ आपको पोलन से रिलेटेड कुछ जानकारी दिया गया, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं जी, आपका पोलन किट। दूसरा क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या होता है आपका पोलन टेबलेट और सिरप, ठीक है। उसके बाद पोलन एलर्जी, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े अभी, नेमेक परिघटना, क्या पढ़ लिए, नेमेक परिघटना, और लास्ट हम पढ़े पोलन बैंक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल क्या होता है, या स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल क्या है, ठीक है, सिनकार्पस एपोकार्पस किसे कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। क्लियर है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक।